सामाजिकदृष्ट्या राजकीयदृष्ट्या संपूर्ण शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचण्याचा आमचा प्रयत्न आहे। 13 कोटी जनतेपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न आहे। येणाऱ्या सर्व निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना एकत्रित लढणार आहे। आणि लोकसभेमध्ये मोदीजींच्या नेतृत्वामध्ये 45+ जागा जिंकण्याचा योग्य योजना आम्ही तयार केली आहे आणि त्याकरता 51% लढावी लागणार आहे। 45+ करायचे असतील तर एकीकडे केंद्र सरकारच्या लाभार्थी योजना, गरीब कल्याणाच्या योजना, नवीन देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे सरकारच्या कल्याणाच्या योजना, विकासाच्या योजना, मागच्या 2.5 वर्षामध्ये जो बॅकलॉग निर्माण झाला मीरा भाईंदरमध्ये डेव्हलपमेंटचा, तो बॅकलॉग पुढच्या 2 वर्षामध्ये मागच्या 2.5 वर्षांत पुढचे 2 वर्ष कव्हर करून 5 वर्षाचे कामं 2 वर्षात पूर्ण करण्याचा फडणवीस शिंदे सरकारचा निर्धार, याला मीरा भाईंदरच्या जे काही डेव्हलपमेंटचे कामं आहेत त्यातून जनतेचं समाधान मिळवणे याकरताचा प्रयत्न संध्याकाळच्या कोर समितीच्या बैठकीमध्ये मीरा भाईंदरमध्ये काय केलं गेलं पाहिजे याची चर्चा होणार। त्यातनं डेव्हलपमेंटसाठी जे काही कामं थांबले आहेत त्याच्याबद्दल ती कामं सरकारने अंतिम केली पाहिजे याकरताही विचार होणार। राज्याचा अध्यक्ष म्हणून जी काही मीरा भाईंदरमध्ये डेव्हलपमेंटच्या कामाचा विचार आराखडा तयार होईल तो सरकारकडे मांडला जाणार। हाही विचार असणार आजच्या बैठकीचा, आजच्या दौऱ्याचा। शेवटी संघटना वाढवायची असेल तर डेव्हलपमेंटही करावं लागेल, जनमानसाचे प्रश्नही सोडवावे लागतील, कारण शेवटी जनमानसाला काय वाटतं याच्यावरही विचार करावा लागतो। जनतेच्या मनात काय आहे तोही विचार आम्ही करणार आहे। आणि मग 45+ करायचे असतील लोकसभेमध्ये तर आम्ही केंद्रीय प्रवास योजनेअंतर्गत केंद्राचे केंद्रीय मंत्री म्हणजे निर्मला सीतारामनजीपासून तर अनुराग ठाकूरजीपर्यंत, ज्योतिरादित्य शिंदेपासून तर पियुषजी गोयल यांच्यापर्यंत 36 लोकसभेमध्ये प्रवास योजना सुरू केली आहे। आणि 200+ विधानसभा जिंकायच्या असतील शिंदे फडणवीस यांच्या नेतृत्वामध्ये तर आपल्याला विधानसभा प्रवास योजना आम्ही सुरू केली आहे। 200+ विधानसभा जिंकायच्या आहेत। ही केवळ पोकळ घोषणा नाही आहे, आम्ही नियोजनबद्ध काम सुरू केलं आहे। 2.5 वर्षामध्ये ज्या सरकारचा मुख्यमंत्री काचेच्या कॅबिनमध्ये बंद होते, महाराष्ट्राच्या मंत्रालयांनी 18 महिने ज्या मुख्यमंत्र्यांनी 6व्या मजल्याची कॅबिनेट बघितली नाही, अशा सरकारनी अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार करून 2.5 वर्ष महाराष्ट्राचा बट्ट्याबोळ केला। आणि आत्ता तुम्ही जर मंत्रालयात फेरफटका मारून आले, सकाळी 9 वाजतापासून शेवटचा माणूस जातपर्यंत 18 तास काम करणारे दोन्ही नेते, एकडे 18 महिने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री नाही आणि दुसरीकडे 18 तास काम करणारे दोघेही नेते महाराष्ट्राच्या मंत्रालयामध्ये चिकार गर्दी। उद्या सोमवारी गेले की मंगळवारी गेले जाऊन बघा, चिकार गर्दी, पाय ठेवायला जागा नाही आहे। इतक्या आशा अपेक्षेचं सरकार आलं आहे आणि त्यामुळं मला विश्वास आहे की आम्ही जनतेला काय वाटतं तेही काम करू, संघटनाही मजबूत करू, नवमतदारही आम्ही नोंदणी करू। काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मोठ्या प्रमाणावर प्रवेश सुरू आहे। काल नंदुरबारच्या 3 नगरसेवकांनी काँग्रेसमधून प्रवेश केला, रोजच्या रोज प्रवेश सुरू आहे।
मी अध्यक्ष झाल्यानंतर जवळपास 450 मोठे प्रवेश झाले आहेत आणि मला वाटतं की 2024च्या विधानसभेच्या निवडणुकीपर्यंत प्रवेशाचे असेच बॉम्बस्फोट होतील, प्रवेशाचे मोठे बॉम्बस्फोट होतील की महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना लोकसभा आणि विधानसभेकरताही उमेदवार सापडणार नाही, ही स्थिती येईल. आणि त्या स्थितीकडे आम्ही जातो आहे, दृष्टीने प्रयत्न करतो आहे, त्या दृष्टीने आम्ही प्रवास करतो आहे. तर मीरा भाईंदरमध्ये सुद्धा मी दिवसभर आहे. आपणास विनंती आहे, शक्य झालं तिथे इथं आपणही आमच्या प्रवास योजनेत हजर राहाल आणि तुमचा आपल्या आयुष्याचा वेळ काही काढताल तर तुम्ही बघाल. पण आज मीरा भाईंदरच्या या 13-14 तासाच्या प्रवासामध्ये निश्चितपणे एक प्रचंड ऊर्जा कार्यकर्त्यामध्ये निर्माण करण्याचं कार्य आम्ही करतो आहे. आणि आमचे सोशल मीडिया वॉरियर, आमचे बूथवर काम करणारे वॉरियर्स, आमचे शक्ती केंद्र प्रमुख म्हणून काम करणारे वॉरियर्स यांच्या माध्यमातून आम्ही अजून पुढे जाऊ आणि मीरा भाईंदरमध्ये सुद्धा पुढच्या काळामध्ये होणाऱ्या सर्व निवडणुकीमध्ये 51%ची तयारी करून सर्व निवडणुकीमध्ये शिवसेना भाजप आम्ही या ठिकाणी पूर्ण पद्धतीने काँग्रेस, राष्ट्रवादी, उद्धवजी यांना, यांच्या उमेदवारांना काहीच सापडणार नाही मीरा भाईंदरमध्ये अशी व्यवस्था करतो आहे. तुमचं मीरा भाईंदरमध्ये कशा प्रकारे सोडवण्याचा प्रयत्न असेल? तुम्ही आज दौरा काय अनेक प्रश्न आहेत, समज आहेत मीरा भाईंदरमध्ये कशा प्रकारे सोडवण्याचा प्रयत्न करणार? कारण तुम्ही राज्याचा आढावा घेतात, त्यामध्ये मीरा भाईंदरला प्रामुख्याने काय मिळेल? नाही, आमच्या जिल्हास्तरीय कोर समितीच्या बैठकीमध्ये मीरा भाईंदरला ज्या मागच्या 2.5 वर्षामध्ये डेव्हलपमेंटचे काम थांबले होते ते डेव्हलपमेंटचे कामं, विकास आराखडा, काही मोठ्या प्रमाणावर झालेले अतिक्रमणं, मोठे विषय आहेत. एक 10-12 विषय, 15 विषय चर्चेला येणार आहे. आमची कोर कमिटी जी प्रायोरिटी ठरवेल, कारण राज्याचा अध्यक्ष म्हणून मी जिल्ह्याचा दौरा केल्यावर सरकारला ज्या डायसवर जे विषय पाठवायचे आहे त्या डायसवर दुसऱ्या दिवशी ते विषय जातात. निश्चितपणे सरकारला आम्ही पाठवलेल्या विषयावर साधारणतः गती मिळतं की काय प्रायोरिटी आहे मीरा भाईंदरची. प्रवास केला मला कळेलच ना काय प्रायोरिटी या ठिकाणी आली आहे. काही तुमच्याकडनं प्रायोरिटी आली आहे, काही संघटनेकडे प्रायोरिटी आली आहे, काही जनतेचे कार्यक्रम आहेत त्यातनं प्रायोरिटी येईल. आणि मग मीरा भाईंदरला नेमकं काय करायचं आहे, पाण्याचं काय करायचं, रस्त्याचं काय करायचं, डेव्हलपमेंटला किती पैसे लागणार आहे, त्यानंतर विकास आराखड्याचं प्रारूप झालं आता अंतिम करायचं आहे त्याचं काय, या सर्व गोष्टीचा निर्णय करून मग संध्याकाळी एक नोट तयार होऊ. त्या नोट भारतीय जनता पक्षाकडनं सरकारकडे जाईल. साहेब, असं आहे की तुम्ही सांगताय की आजच्या दौऱ्यानुसार की कार्यकर्त्यांमध्ये ऊर्जा निर्माण करणार आहात, संघटना वाढवणार आहात, परंतु मीरा भाईंदरमधलं चित्र असं आहे की भाजपमध्ये बरेच गट आहेत आणि नेते आले की फक्त हे गट एकत्र दिसतात, एरवी ते स्वतंत्रपणे काम करतात. आज तुमच्या स्वागताचे जे बॅनर लागले त्याच्यावरून ते चित्र स्पष्ट होत आहे, लोकांनाच दिसत आहे की तुमच्याच गटाचं राजकारण चालू आहे. तर हे गट एकत्र होणार का? ताकद तुमची कशी होणार? आमचा एकच गट आहे, भारतीय जनता पार्टी आणि कमळ. त्यामुळं कमळाची जेव्हा बटन दाबाचा विचार येतो तेव्हा कोणताही गट राहत नाही. कमळ म्हणजे कमळ हाच एक गट आहे. आणि मी तरी राज्याचा अध्यक्ष म्हणून जबाबदारी सांगतो, गटातटाचं राजकारण करणाऱ्या कुठल्याही नेत्याला, कुठल्याही कार्यकर्त्याला माझ्याजवळ जागा नाही, पक्षाजवळ जागा नाही. जे गटातटाचं राजकारण करतील ते काही दिवसाकरता आहेत, पण अनेक दिवस पक्षात राहायचं असेल, अनेक दिवस पक्षाचं राजकारण करायचं असेल, त्यांनी गडबाजी करता येणार नाही. सर, अभी आपने बताया 2024 में महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार नहीं मिला. यही बात आपने अमरावती में भी कही थी कि 2024 के चुनाव में कांग्रेस और एनसीपी के कोई उम्मीदवार नहीं मिलेंगे. तो मीरा भाईंदर को लेकर आप क्या करेंगे? 2024 में अभी समय है, आपको 2024 में पक्का दिखेगा कि उनके ऐसे पार्टी के लोग टूटेंगे
कि उनको ऐसी कई जगह रहेगी जहाँ पे उनको कैंडिडेट ढूंढने के लिए प्रॉब्लम होगा। उनके बहुत बड़े कार्यकर्ता और बहुत अस्वस्थ है सरकार जाने के बाद, वो सरकार बगैर रह नहीं सकते। और ऐसे ऐसे कार्यकर्ता मेरे पास, आज मैं नाम नहीं डिक्लेयर करूँगा, तो 2024 की बात है, उसको 1.5 साल बाकी है। 2024 में आपको निश्चित दिखेगा कि बहुत अच्छी संख्या में वहाँ कांग्रेस राष्ट्रवादी खाली हो चुकी होगी। बावकर जी, मैं जयप्रकाश सिंह, इंडिया टीवी न्यूज चैनल से। मेरा एक सवाल आपसे ये है सर कि कल राहुल गांधी है नांदेड़ में, शरद पवार उनको मिल रहे हैं, और भी कांग्रेस के जो दूसरे नेता हैं वो जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे कल से विदर्भ का दौरा शुरू कर रहे हैं, यवतमाल जाएंगे जहाँ संजय राठौड़ की का वर्चस्व है। उद्धव ठाकरे और कांग्रेस और राष्ट्रवादी अपने तरीके से कोशिश कर रही है कि शिंदे गुट के जो उनके टूटे हुए लोग हैं उनके यहाँ पर जाकर वो अपना वर्चस्व जुटाएं। आपका टारगेट है बीजेपी का 200+ विधानसभा में और 45+ लोकसभा में। क्या रणनीति होगी सर जो आप सरफेस करेंगे एनडीए सरकार, एनडीए गठबंधन? देखिए, राहुल गांधी की यात्रा महाराष्ट्र में आ रही, वो नेताओं ने हाईजैक कर ली है। तो कार्यकर्ता की और जनता की यात्रा नहीं है। कोई भी यात्रा जब निकलती है तो पार्टी मजबूत करने के लिए निकलती है। तो कल नंदुरबार में 3 कांग्रेस के बड़े नगर सेवक का प्रवेश हुआ, राहुल गांधी आ रहे। परसों मराठवाड़ा में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का भाजपा में प्रवेश हुआ। अहमदनगर के कार्यकर्ताओं का भाजपा में प्रवेश हुआ, 400 कार्यकर्ताओं का शिवाजीराव कर्डिले के माध्यम से। नेशनल लेवल का लीडर महाराष्ट्र में दौरे पे आता है और उनकी पार्टी के रोज लोग फुट के बीजेपी में आते हैं, तो क्या परसेप्शन है वो यात्रा का? क्या यात्रा का क्या महाराष्ट्र को फायदा हो रहा है? उल्टी कांग्रेस पार्टी टूट रही है रोज रोज। नेताओं ने हाईजैक किया है राहुल गांधी जी को। वो कोई यात्रा जनता के लिए नहीं, जन समर्थन के लिए नहीं और कार्यकर्ताओं के लिए भी नहीं है। वो नेताओं ने अपने राहुल गांधी के पास जितनी नज़दीकी बनना चाहते हैं उन लोगों ने हाईजैक की उसको। इसलिए मुझे लगता है उसका कुछ फायदा नहीं है। रह गई उद्धव जी की बात, तो जो मुख्यमंत्री जी को एक चांस मिला था कि 6वें मंजिले पर बैठ के 12 करोड़ जनता का कल्याण करना, जीवन के 18 घंटे देकर महाराष्ट्र की विजन को, महाराष्ट्र के विकास को आगे लेके जाना। अब 18 महीने मंत्रालय में आप नहीं गए। कोरोना के संक्रमण में देवेंद्र जी पूरा महाराष्ट्र के सारे आईसीयू हॉस्पिटल में जाके आए। भारतीय जनता पार्टी पूरी सेवा कार्य कर रही थी। ऐसे समय जब महाराष्ट्र की जरूरत थी तब तुम आप पिंजरे में बंद थे, खुद की जान बचाने के लिए लगे थे, लोगों की जान जा रही थी। और आज तुम कितना भी दौरा करेंगे, लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है, कोई फायदा नहीं होगा दौरे का। समय था तब नहीं किया। एक समय सीमा होती है जीवन की, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की, कोई भी नेता की। जब उसको समय मिलता है, वो समय में अगर उन्होंने उस समय का उपयोग सही किया तो ही जनता उसको सर पे लेती है। उद्धव जी के दौरे से कोई फायदा होने वाला नहीं है। और रह गए शिंदे जी के साथ जो 40 आए हैं, वो सारे मर्द कार्यकर्ता है, अपने एरिया में 4-4 बार 5-5 बार विधायक बन चुके हैं। उनके भरोसे शिवसेना थी, ऐसे कार्यकर्ता है। कुछ एरिया छोड़ के संगठन शिवसेना का है, लेकिन मराठवाड़ा, विदर्भ, जहाँ 40 विधायक चुन के आए हैं, वहाँ पे तो विधायक है करके शिवसेना है, वहाँ विधायक थे करके पार्टी थी। इसलिए वहाँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और एक भी विधायक अभी शिंदे जी को भी नहीं छोड़ेगा, उल्टे शिंदे जी के विधायक भी बढ़ने वाले हैं, शिंदे जी के सांसद भी बढ़ने वाले हैं। धन्यवाद। मोदी जी कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं इसके लिए कि उन्होंने बेहतर और अच्छी योजनाएं लोगों को दिया, उसका वो लोग धन्यवाद करें। लेकिन केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी उज्ज्वला योजना एग्जाम्पल के तौर पे और कई योजनाएं फेल हो गई, तो कैसे लोग धन्यवाद? देखिए, एक आधी योजना फेल हो सकती है या जनता के पास नहीं पहुंच सकती है। उसके लिए हम ये दावा नहीं करते कि सारी योजना का लाभ लोगों को मिला, लेकिन जो योजना का लाभ मिला है वो भी तो 5 करोड़ 65 लाख लोग हैं ना, जिनका मेरे पास डेटा है। कितने लोगों को अनाज मिला कोरोना में फ्री, कितने लोगों को वैक्सीन मिला, कितने लोगों को आज देश बचाया गया। आपको भी 2 वैक्सीन मिले, आपसे भी 1 रुपया भी नहीं लिया गया। कुछ तो हुआ है।
आज तक की महामारी में देखिए आप पूरे विश्व का रिकॉर्ड निकाल कर, देश में जब जब महामारी आई, इसके पहले भी आई है, विश्व ने हमको मदद की है, तब जाके हमारा देश बचा। पहली बार ऐसा हुआ है कि मोदी जी ने अपना देश बचा के विश्व को मदद की है। तो ये तो लोग जानते हैं ना कि मेरा घर बर्बाद हो रहा था, मेरा घर का दरवाजा बंद था, रास्ते सुनसान पड़े हुए थे, तब मोदी जी ने अपने इंडियन सारे साइंटिस्ट को बुला के अपने देश में खुद का वैक्सीन तैयार करके 130 करोड़ को 220 करोड़ वैक्सीन देकर कुछ तो हमारी जान बचाई है, कुछ तो रिलीफ दिया है। क्यों भूलेंगे लोग? लिखते हैं गरीब लोग, धन्यवाद मोदी जी करके, मुझे वैक्सीन मिला है, मेरी जान बची है, मेरे परिवार की जान बची है, लिखते हैं ना। अभी भी कई देशों ने मोदी जी के पास, आप निकालिए माहिती अधिकार में, अनेक देशों ने आज भी वैक्सीन मांगा है इंडिया का, अनेक देशों ने। तो देखिए कुछ तो हुआ है, इतनी बड़ी महामारी का सामना हमने किया है, हमारी पीढ़ी ने वो महामारी देखी है। तो निश्चित रूप से जनता के मन में एक आधा विषय हो सकता है नाराजगी का। सरकार कोई भी अंतिम नहीं है, कोई भी सरकार बने कि वो 100% तो रिलीफ दे नहीं सकती, लेकिन जो किया है उसका आपने अगर मेरा काम किया है एक आधा, तो मैं आपको धन्यवाद नहीं बोलूँ? क्या ये संस्कृति नहीं है हमारी? तो सरकार है, कोई सरकार उपकार नहीं करती, मतों का दान लेते हम लोग, तो मतों का कर्जा है वो, मतों का कर्जा हम ईमानदारी से 5 साल काम करके ब्याज से वापस करने का हमारा संकल्प है। बट धन्यवाद मोदी जी के नाम पे हम जो अभियान चला रहे हैं, इसके माध्यम से और महाराष्ट्र को मजबूती मिले। हाँ, मोदी जी को लगेगा 2 करोड़ लोगों ने लेटर लिखा, आपने लेटर लिखा कि हाँ महाराष्ट्र के 2 करोड़ लोगों ने लेटर लिखा, देवेंद्र जी आइए, माननीय एकनाथ जी आइए और 50-60 हज़ार 1 लाख करोड़ और लेके जाइए, महाराष्ट्र को अच्छा बनाइए। होती है भावना तैयार, तो भावना अपनी अपनी भावनाएं होती है, इसलिए हम ये कर रहे हैं। सर आपने कहा, हेलो सर, आपने कहा कि आप दूसरी पार्टियों को खाली कर देंगे, वहां से जितने भी बड़े बड़े हम नहीं करेंगे, वो ही खुद खाली हो रहे। आपने गोल गोल कैसे भी कहा, उसका रीजन नहीं बताया सर। आप बोलना जानते हैं, हम सुनना भी जानते हैं, लिखना भी जानते हैं, सब कैसे होते हैं हम भी जानते हैं। तो आपका कहने का सीधा सीधा तात्पर्य ये था कि आप दूसरी सब पार्टियों से या तो लोग टूट के आ रहे हैं या टूट जाएंगे। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आप कहते हैं कि संगठन को आप मजबूत करेंगे, लेकिन आपके जो कार्यकर्ता वर्षों से, सालों साल से कार्य कर रहे हैं और बाहर के आए हुए लोगों को आपको टिकट दे देते हैं, आप उनको जैसा कि आपके लिए कहा जाता है कि आप उनको साफ सुथरा करके अपने यहाँ पे चमका लेते हैं, तो फिर आपका संगठन कैसे मजबूत रहेगा? बाकी के कार्यकर्ताओं में कैसे भरोसा रहेगा कि हम सालों साल तक काम करेंगे और हमको भी कोई छोटा मोटा इनाम मिलेगा टिकट के रूप में या किसी भी पद के रूप में? तो बाहर से आए हुए लोग तो सारी मलाई खा जाते हैं, तो सर दूध पिलाने का काम तो खाली कार्यकर्ता करते ही रह जाते हैं जीवन भर। मैंने ऐसा कहा ही नहीं आपको कि बाहर से आए हुए कार्यकर्ताओं को हम आमदार बनाएंगे, खासदार बनाएंगे। हमने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जरूरी नहीं है। हमारे बूथ के ऊपर काम करने वाले 25 राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस से कार्यकर्ता आते हैं, वो कोई पोस्ट नहीं मांगते हैं, मांगते हैं नेता लोग। हम नेता की बात कर ही नहीं रहे, हम बात कर रहे हैं बूथ पे काम करने वाले कांग्रेस और राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता को हम प्रवेश कर रहे हैं। हमको वो टारगेट है हमारा, हमको नेता टारगेट नहीं है। रह गई बात जहाँ पे हम सक्षम हैं, जहाँ पे हमारा कार्यकर्ता चुन के आया, तो भारतीय जनता पार्टी में कभी ऐसा होता नहीं कोई भी इतिहास में कि हम चुन के आ रहे और किसी बाहर वाले कार्यकर्ता को हम टिकट दे दें, नहीं देंगे। हम अपने कार्यकर्ता को देंगे, अपना कार्यकर्ता बड़ा करेंगे, क्योंकि उसने पार्टी बढ़ाई है। इसलिए आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि बाहर का कोई भी कार्यकर्ता आएगा वो क्षमतावान होगा तो निश्चित रूप से उसका विचार होना चाहिए, लेकिन हमारे पास क्षमतावान कार्यकर्ता छोड़ के किसी दूसरे पार्टी से आए हुए कार्यकर्ता को हम स्थान देंगे, ये नहीं होता है। हम बूथ पे कार्यकर्ता का प्रवेश कर रहे हैं, हम छोटे कार्यकर्ता का प्रवेश कर रहे हैं जो वर्षों से काम कर रहा है कांग्रेस पार्टी में, निराश है, 2.5 साल की सरकार में है, उनको सादा ऐसे वो नहीं मिला है, उनको कोई नहीं पूछा किसी ने, नहीं कोई कार्यकर्ता कंपटीशन, गाँव पे एडजस्ट हो जाते हैं सब, कुछ नहीं होता उसको। सर मेरा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी मानी जाती है और किसी भी जिला के जिलाध्यक्ष उस पार्टी के मुखिया माने जाते हैं, लेकिन मीरा भाईंदर शहर में जिलाध्यक्ष का नेतृत्व ही नकारा जा रहा है। उन्हें पूछे बगैर कार्यक्रम किए जाते हैं, उन्हें पूछे बगैर कार्यालय के उद्घाटन होते हैं।
उनके फोटो बैनर पर नहीं लगाए जाते हैं, तो इन पर कब तक कार्रवाई होगी? क्या पार्टी एक अंदर ही अंदर ये एक विरोधाभास दिखाई दे रहा है? क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सिस्टम ऐसी है कि पार्टी अध्यक्ष ओरिएंटेड है और अध्यक्ष जी ये पार्टी के सर्वसर्वा होते हैं, जो भी अध्यक्ष बनते हैं। सरकार अपनी जगह काम करती है, कारपोरेशन अपनी जगह काम करती है, लेकिन अध्यक्ष पार्टी का सबसे बड़ा प्रमुख होता है और किसी कारण से अध्यक्ष का कोई उनके बारे में इस प्रकार से मेरे पास 2-3 तकरारें हैं जब मैं पिछली बार भी आया था, तो हम अध्यक्ष का पूरी तरह से प्रोटेक्शन करेंगे। प्रेसिडेंट के साथ ही पार्टी खड़ी है। सर आपसे पहले चंद्रकांत दादा पार्टी के पूर्व अध्यक्ष वो आए थे, तो यही बात वो भी कह रहे हैं। सर आप माने या ना माने, पार्टी में गुटबाजी है नहीं, लेकिन गुटबाजी है, लेकिन इसका जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है वो आम कार्यकर्ता पे पड़ता है। एक आम कार्यकर्ता वो ऐसा सोचता है कि मैं किसके पास जाऊं, इसके पास जाऊंगा तो ये नाराज हो जाएंगे, इसके पास जाऊंगा तो ये नाराज हो जाएंगे। आप बार बार कहते हैं कि पार्टी अध्यक्ष के साथ में खड़ी है, लेकिन इसके पहले श्रीकांत भारती जी एक बार आए थे, उन्होंने कहा था जरूरत पड़ेगी तो हम सर्जरी करेंगे। तो सर्जरी तो दूर की बात है सर, अभी तक कोई दवाई नहीं दी गई। एक दूसरा एक सवाल ये है कि वो राष्ट्रीय सवाल है थोड़ा, कि महाराष्ट्र से कंपनियां गुजरात की तरफ जा रही है और आप कहते हैं आप महाराष्ट्र में रोजगार पैदा करेंगे। तो ये दो सवालों का जवाब भी, तो मीरा भाईंदर गुटबाजी को आप रोकने के लिए क्या सार्थक कदम उठाएंगे, और गुजरात में जा रही कंपनी के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जो गुटबाजी करता है या जो पार्टी के विचारों के बाहर काम करता है, ऐसा एक समय आता है कि उसका उत्तर मिल जाता है। जरूरी नहीं रोज उत्तर देना, जिस दिन जो समय आएगा उसका उत्तर मिलेगा। वो पार्टी पूरी तरह से ऑडिट करती है। लेकिन आम कार्यकर्ता पूछ रहा है वो समय आएगा, समय आता है, मैं समय आता है जब वो नेता की बारी आती है। बराबर ऑडिट होता है पार्टी में। हम चुनाव जीतने हारने की चिंता नहीं करते, पार्टी को मजबूत करने की चिंता करते हैं। एक विधायक चुन के आया नहीं आया कोई फर्क नहीं पड़ता पार्टी को, लेकिन पार्टी में अगर शिस्त के बाहर कोई काम करता है उसका ऑडिट पक्का होते रहता है 5 साल 4 साल, और जब उस नेता की बारी आती है तो बराबर कार्यक्रम होता है। आप उसकी चिंता ना करें, पार्टी बराबर कार्यक्रम करेगी, करेक्ट कार्यक्रम करेगी। और रह गई बात बाकी की, आपने कहा गुजरात में कंपनियाँ जा रही है, तो ये 2.5 साल में गई है, हमारे सरकार में नहीं गई। देवेंद्र फडणवीस सरकार थी, मैं बिजली मंत्री था, कई इंडस्ट्रियल कनेक्शन मैंने दिए, 45 लाख 7.5 लाख किसानों को कनेक्शन दिए। 2.5 साल में हुआ जो हुआ हो, मैं आप कल माहिती अधिकार में डालिए कल कि ये 2.5 साल में कितना पलायन हुआ है। आज ये दोनों नेता 18 घंटे सर्विस कर रहे। आखिरी किसी भी उद्योग को पलायन क्यों करते हैं, उसको हियरिंग नहीं हो रही। माननीय मुख्यमंत्री और सरकार के बड़े लोग जब तक उद्योगों के साथ खड़े रहते नहीं, उनके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करते नहीं, उनके लिए एक खिड़की उन्ना करते नहीं, सारी परमिशन एक लाइन में नहीं मिलती, इसलिए उद्योग भाग जाते हैं। तो मुझे लगता है जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से 2.5 साल में वो पूरा देश छोड़ के जाए, इसके बजाय कहीं तो जाए। अब जो वातावरण बना है महाराष्ट्र का, दोनों कार्यकर्ता जो है नेता लोग हैं 18 घंटे हियरिंग दे रहे हैं, रोज लोगों को बुला रहे हैं, रोज हियरिंग हो रही की, और जो उन्होंने अभी प्लान किया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का, उसके माध्यम से मुझे लगता है कि अभी पलायन नहीं होगा। मेरा विश्वास है देवेंद्र जी और एकनाथ जी पे कि निश्चित रूप से वो महाराष्ट्र का नुकसान नहीं करेंगे, होगा तो फायदा ही होगा। एक सवाल ये है, अंधेरी में अभी काउंटिंग चल रही है और वहाँ पे अब तक जो नतीजे आए हैं वो करीब 28,447 वोट आए हैं, जिसमें ऋतुजा लटके जो शिवसेना के उम्मीदवार है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना की, उनको 21,000 वोट मिले और नोटा को करीब 5,300 वोट मिले। बाकी सारे लोग 200, 300, 400 में हैं। तो अगर हमारा वहाँ कैंडिडेट होता भारतीय जनता पार्टी का, तो ऐसा नहीं लगता ये सही मौका था वहाँ पर जीत हासिल करने का? देखिए, देश के चुनाव का जो रुझान आया उसमें 5 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही, 1 सीट पे बिहार में आरजेडी आगे चल रही है, 1 सीट पे ठाकरे साहब के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। जिस दिन हमने विड्रॉ करने का निर्णय लिया उस दिन 2 बातें सामने आई। एक तो राज ठाकरे जी ने थोड़ी महाराष्ट्र की संस्कृति को लेकर, महाराष्ट्र की पिछले उदाहरणों को लेकर कुछ बात की। फिर शरद पवार साहब ने उसके ऊपर एक दिन भर बात की।
उद्धव ठाकरे जी ने खुद शरद पवार जी के बात का समर्थन किया कि हाँ, शरद पवार साहब बराबर बोल रहे हैं कि कहीं से घर का कोई भी विधायक गुजर जाता है तो उसके पत्नी जब परिवार की खड़ी है, तो आबा पाटिल, आर पाटिल जी के समय अनेक ऐसे उदाहरण है महाराष्ट्र में जहाँ हमने विड्रॉ हुए हैं। तो राजनीतिक लड़ाई बहुत तेज है हमारी, लेकिन एक लेवल पे ये बात आ जाती है कि परिवार की पत्नी खड़ी है, उसके खिलाफ कितना जहर उगालना, उसके खिलाफ चुनाव जब चालू हो जाता है तो चुनाव नॉमिनेशन तक रहता नहीं है, चुनाव के आगे के दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, वोट डालने तक उसमें अनेक बातें निकलती हैं। तो हमने सोचा कि महाराष्ट्र की संस्कृति और एक साल के लिए केवल हमने इतना जीत क्यों करना, एक साल के लिए किसी को इतना परेशान क्यों करना। इसलिए हमने वो चुनाव, और 165 का बहुमत है, वो चुनाव हारने जीतने से कोई सरकार को फर्क पड़ता नहीं है, 164 प्लस है, 2 बार बहुमत सिद्ध हो चुका है, फिर क्यों इतना हम ये करें। तो निश्चित रूप से जब सिंगल कैंडिडेट है, दूसरे कैंडिडेट वहाँ कोई दूर दूर तक नहीं पहुँच सकते हैं, तो फिर वो तो चुनाव तो जीतेंगे ही ना, उसी दिन निर्णय हो चुका था। लेकिन बीजेपी की कैंडिडेट ने सर नामांकन भरा था, उनका सब अपना एक पूरा पावर दिखाया था, इस वजह से ये एक सवाल उठ रहा है। नामांकन भरना जरूरी है, नामांकन ही नहीं भरना ये कुछ पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं हो सकती। राजनीतिक पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन पूरी तरह से भरना, हाँ, नामांकन भरने के बाद एक लेवल पर जाकर उस चुनाव को सही दिशा देने के लिए और राज्य की संस्कृति को देखते हुए हमने निर्णय लिया। सर, आप संस्कृति की बात कर रहे हैं, लेकिन शिवसेना ने आपको बताया था कि भीतर खाली से आप लोग नोटा को प्रमोट कर रहे हैं, तो वो दिखाई भी दे रहा है। हम ऐसा नहीं करेंगे, हमने ऐसा नहीं किया है। मैं बार बार कहता हूँ, हम क्यों करेंगे भाई, जब हम विड्रॉ हो चुके हैं वहाँ, क्यों करेंगे ऐसा। हमने बड़े मन से विड्रॉ किया है, पवार साहब ने कहा है, और पवार साहब के सामने उद्धव जी ने कहा, पवार साहब के पूरी प्रेस के बाद उद्धव जी ने कहा हाँ, पवार साहब सही कह रहे। उद्धव जी ने डायरेक्ट हमको मदद नहीं मांगी, ये बात उनका वो खुद का ये बड़ापन है, उद्धव जी डायरेक्ट मदद नहीं मांगते, लेकिन पवार साहब के कहने पे तो बोला था कि हाँ, ये बराबर संस्कृति है, इसको विचार करना चाहिए। तो ठीक है, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट सही, बट हमने सेम मराठीमध्ये ऋतुजा लटके यांच्या जे अंधेरी पोटनिवडणूक सुरू आहे त्याच्यामध्ये मतमोजणी सुरू आहे, ऋतुजा लटके नोटा आहेत, कसं बघताय? नाही, त्या दिवशीच निवडणूक जिंकल्या होत्या, ज्या दिवशी भारतीय जनता पक्षाचा उमेदवार विड्रॉ झाला त्या दिवशी ऋतुजा लटकेचा विजय झाला होता, त्यामुळे त्यात आता काही नवीन बोलण्याची गरज नाही। सर, तो स्थानिक प्रश्न विचारतो। पहिला प्रश्न असा की आपण म्हटलं की आपण पक्ष वाढवण्यासाठी काम करतायत, पण महिनाभरापूर्वी आपल्या हातून शिवसेनेचे आणि काँग्रेसच्या काही नगरसेवकांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला, तर एकंदरीत त्या पक्ष प्रवेशला स्थानिक भाजपनेच विरोध केलेला एकंदरीत दिसून येत होतं। काही वृत्तपत्रांमध्ये बातम्या आल्या की ज्या नगरसेवकांनी 2 वर्षापूर्वी भाजपमध्ये प्रवेश केला त्यांचा सुद्धा पुन्हा नव्याने प्रवेश दाखवून काहीतरी वेगळी खेळी केली जाते, तर त्याचं आपण पक्ष प्रवेशासाठी पण अंतर्गत पाहिजे। आणि दुसरा प्रश्न असा, सर, आपण अंतर्गत वाद मिटवण्याचं सांगतात, पण गेल्या 2 निवडणुकीची आकडेवारी बघितली तर महानगरपालिकेमध्ये भाजपची एकाधी सत्ता आहे, परंतु लोकसभा निवडणुकीमध्ये राष्ट्रवादीच्या कॅन्डिडेटला 73,000 मतं भेटलेली, तर काँग्रेसचा जो विधानसभेचा निवडणूक म्हणजे उमेदवार होता, आपल्या अंतर्गत वादामुळे तो उमेदवार 56,000 म्हणजे विजयी उमेदवाराच्या अवघ्या 15,000 मागे पडला। तर आपले भविष्यातली मतांनी जिंकण्याची जेवढी चान्सेस आहेत त्यापेक्षा त्यांची आगामी निवडणुकीचे जिंकण्याची चान्सेस जास्त निर्माण झाले, तर आपल्या अंतर्गत वादाचा जो फटका आपल्यालाच पडत चाललाय त्याला मिटवण्यापेक्षा तो वाढत चाललेला अजून दिसून येतोय, तर या दोन्हीवरती आपली प्रतिक्रिया काय? मी आधीच सांगितलं की पक्ष मोठा आहे, माणसं मोठे नाही आहे। आपण बघा, 2.5 वर्षापूर्वी मला सांगितलं की विधानसभा लढण्यापेक्षा 32 विधानसभेचं काम करा पक्षाने। मी 2 लाख मतांनी निवडून येणारा उमेदवार होतो, 2 लाख मतांनी निवडून येणारा उमेदवार होतो, पण पक्षाने काय सांगितलं कि आप पूर्व विदर्भ का पूरा काम करिए, आप पार्टी चुनाव मत लड़िए। इसका मतलब क्या हुआ, आगे पार्टी ने 2 साल बाद विधान परिषद, फिर राज्य का अध्यक्ष, देखिए जो पार्टी के सही लाइन पे रहेगा वही भारतीय जनता पार्टी में टिक पाएगा। अब आत्ता आपण असं म्हटलं, मागच्या वेळी 3 लोकांचा प्रवेश झाला,
मधल्या काळामध्ये काही नगरसेवकांनी थोडा विचलित होऊन दुसरीकडे गेले, त्यावेळी भाजपमध्ये आला. आपण काँग्रेसचे 30 वर्ष शिवाय देणारे, 40 वर्ष राष्ट्रवादीमधून भाजपला शिवाय देणाऱ्या लोकांना प्रवेश करतो आणि एखादा कार्यकर्ता भाजपचा थोडासा काही मिसगाईड झाला, कुणाच्या राजकारणाचा बळी पडला, तो कुठं बाहेर गेला असेल, त्याला तर मला वाटतं प्रायोरिटी दिली पाहिजे. बाहर से आए हुए लोगों को हम जो रोज़ गाली देते थे, हमको हमारे विचार को गाली देते हैं, हिंदुत्व को गाली देते हैं, ऐसे लोगों को हम रात कभी भी लेते हैं पार्टी में. तो अपना कार्यकर्ता कहीं गया होगा, उससे वापस आया तो कोई उसमें हाँ कार्यकर्ता पुन्हा आला, आपल्या पक्षात प्रवेश झाल्यानंतर त्या नगरसेवकांविरुद्ध एकंदरीत आपण एकच नगर म्हणजे काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या नगरसेवकांना 2.5 वर्षापूर्वी देखील प्रवेश केलेला आणि त्याच लोकांना आता आपल्या हातून प्रवेश करून एक वेगळं वातावरण निर्मिती करण्याचा प्रयत्न केला, तसा आरोप. सर यहाँ ये चर्चा हो गई कि आपको गुमराह करके उनको प्रवेश कराया, आपको गुमराह किया. मुझे कोई गुमराह नहीं कर सकता, लेकिन आगे चल के आपको दिखेगा 2024 में जो भी चल रहा है उसका अंतिम यही होगा कि भारतीय जनता पार्टी का ईमानदार रहा हुआ कार्यकर्ताओं को अच्छी तरह से मदद मिलेगी. आप प्रैक्टिकल अध्यक्ष है सर, और प्रैक्टिकल सवाल कर रहा हूँ और जवाब भी प्रैक्टिकल चाहता हूँ सर. कोई भी पार्टी जिसका सितारा बुलंदी पे होता है उसके खिलाफ बहुत लोगों का दल बदल होता है. भाजपा दल बदल के खिलाफ है, मैं मानता हूँ उस बात को और आपसे जवाब भी चाहता हूँ. थाना डिस्ट्रिक्ट में एमपी शिवसेना से जीते हुए भाजपा उम्मीदवार नरेंद्र मेहता के अगेंस्ट में गीता जैन जी भाजपा बागी बनकर जीती. प्रताप सरनाईक औला मांझीवाड़ा से शिवसेना से जीते हुए, बराबर सर. अब कुछ सीजनल नेता होते हैं, वो चुनाव के समय दल बदल करते हैं और मीरा भाईंदर का इतिहास काफी पुराना है. मैं नगर सेवकों की भी बात करता हूँ, भाजपा हाथों हाथ उनको लेती है. चाहे वो 2017 का चुनाव रहे, जब दानवे साहब प्रदेशाध्यक्ष थे, उनके इनकी में पूरी राष्ट्रवादी टर्न हो गई और राष्ट्रवादी का जीरो हो गया, तो जो राज करती है. आज स्थितियां प्रैक्टिकल तौर पे मीरा भाईंदर में बहुत अलग चल रही है. अब माने या न माने ये अलग बात है. अब मैं मुद्दे पे आता हूँ सर. 2017 आपका स्वर्णिम काल था जब भाजपा को 41% वोट मिले. आप 51% की बात करते हैं और यहाँ का इर्द गिर्द जो भी आपके बैनर हो या जो भी भाईंदर में चल रहा है वो 3 गुणों के हिसाब से पूरी पब्लिक में, आपके कार्यकर्ताओं में, सब में. मैं सवाल को बहुत लंबा कर रहा हूँ सर, एक प्रस्तावना टाइप देंगे. आपसे जवाब यही चाहता हूँ, आपसे जवाब यही चाहता हूँ आने वाले समय में 2017 के स्वर्णिम काल को भाजपा टच कर पाएगा, भाजपा में ये गुटबाजी खत्म होगी. प्रैक्टिकल तौर पे बोलते सर बहुत अध्यक्ष आए, बहुत बोले, बहुत सवाल हुए, तो ये 2 सवाल के जवाब चाहता हूँ. और असली कार्यकर्ताओं को टिकट मिल पाएगा या जो बाहर से आएंगे उनको टिकट देंगे, चाहे वो नगर सेवक ले हो, चाहे वो विधायक ले हो, चाहे एमपी ले हो. मैं बहुत ही क्लियर रूप से आपका उत्तर दे रहा हूँ, प्रैक्टिकल दे रहा हूँ. कि 2022 या 23 में होने वाले मीरा भाईंदर के महानगर पालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के ओरिजिनल कार्यकर्ताओं के नाम का सर्वेक्षण किया जाएगा. वो सर्वेक्षण हम ऐसे थर्ड पार्टी से करेंगे जो मेरे हाथ में नहीं होगी, जो किसी नेता के हाथ में नहीं होगी. वो सर्वेक्षण का में जो ये प्लस जनता के मन में जो उम्मीदवार होगा उसका AB फॉर्म डायरेक्ट साइन करके आएगा. तो ये सवाल ही नहीं उठता कि गुटबाजी का. जब मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ 3 नाम हम लेंगे पार्लियामेंट्री बोर्ड से, हमारे लोकल लेवल का जो कोर ग्रुप है, 3 नामों का सर्वेक्षण ईमानदारी से होगा. जनता के मन में क्या है, नेता के मन में क्या है ये नहीं, जनता को क्या लगता है, और सीधा AB फॉर्म प्रदेश कार्यालय से टाइप होके उस कार्यकर्ता को मिलेगा जो कार्यकर्ता जनता के मन में है. फिर गुटबाजी का कोई सवाल नहीं. निश्चित रूप से हम 51% की लड़ाई लड़ेंगे. सर एक अंतिम सवाल, आपने कहा कि जो पार्टी लाइन पे काम कार्यकर्ताओं का सवाल है, ये जो पार्टी लाइन पे चलेगा वो पार्टी में टिकेगा, उसी साथ आपको चलना है. सर मंच पे 3 नेता बैठे हुए, विधायक गीता जैन, जिला अध्यक्ष नरेंद्र मेहता जी हैं. आप केवल कार्यकर्ताओं को ये बता दीजिए इनमें से कौन कौन पार्टी लाइन पे चल रहा है. देखिए, ये समय आज नहीं है, ये समय आज नहीं है, ये समय आएगा तो निश्चित बताएंगे. कार्यकर्ताओं का क्या सवाल है, ये आप प्रेस का सवाल है.